स्ट्रेटजी ठीक है इसके लिए? आफ्टरनून हेमंत जी, एकदम सटीक सलाह दी थी आपने सुबह सुबह। आई सर। थिंक एंड दैट स्ट्रैटेजी हैज वर्क ब्यूटीफुल। एक सीरियल आई करती थी, बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल, काफी सालों पहले। तो हमने एक बहुत बोल्ड और एक बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी दी है सुबह सुबह। पोजीशन तो डेफिनेटली नहीं करनी चाहिए, पर जिसके पास हो, यस यू शुड ट्रेल योर स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएं और आधा मुनाफा ले लें। तो आई थिंक इफ यू कैन बुक हाफ योर प्रॉफिट्स, कॉस्ट आपकी पूरी की पूरी आ जाएगी। और अगर आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं तो आप मुनाफे में भी रहेंगे इन टर्म्स ऑफ ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉसेस। तो बिल्कुल सही और सटीक रणनीति है मेरे ख्याल से। आई थिंक इफ यू फॉलो दिस, आपके आई थिंक पैसे तो बने ही हैं और पैसे बनने के भी चांसेस हो सकते हैं। जी हाँ, तो अपर फ्रीज कैसे चेज कर रहे हैं आप? अपने क्लाइंट्स को राय क्या दी है रिलायंस पे और रिलायंस पीपी पे, दोनों पे? तो वीरू जी, आई थिंक जैसे एजीएम के बाद भी हमारा डिस्कशन हुआ था, बाइंग की रणनीति थी और सिप बनाने की रणनीति थी। तो मेरे ख्याल से आई थिंक सिप बनाना बहुत एक बेहतरीन रणनीति होगी रिलायंस के लिए। जहां तक आई थिंक एजीएम रिलेटेड अनाउंसमेंट्स थी और जो रिजल्ट्स रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस है, सो तो एजीएम से आई थिंक 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें निकल के आई हैं। पहली बात, आई थिंक जो कैश रिच हो गई है कंपनी, दैट इज अ ह्यूज पॉजिटिव। दूसरा, जो 5G टेक्नोलॉजी की उन्होंने बात की, स्पेसिफिकली जो डेवलप किया है इन हाउस, इसकी बहुत बड़े मायने हैं लोकली एंड ग्लोबली। $40 बिलियन का जो मार्केट है, दैट कैन बी ग्रोइंग एट अ पेस ऑफ 100% ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उभर के आ सकती है, स्पेसिफिकली इन द आफ्टरमाथ ऑफ हुआई और जो चाइनीज इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स के साथ हो रहा है। तीसरा, जो इनका ऑयल टू केमिकल का कारोबार है और जो स्पिन ऑफ की ये बात कर रहे हैं, एक नई री रेटिंग हो सकती है, क्योंकि आज के तारीख में 24% पेट्रोकेमिकल कन्वर्जन हो रहा है। रिफाइनिंग का बिजनेस इज स्लोइंग डाउन, रिलायंस ये जान रहा है। इसलिए आई थिंक जो केपेक्स इन्होंने किया है टुवर्ड्स कन्वर्टिंग रिफाइनिंग प्रोडक्ट्स या पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स टुवर्ड्स द केमिकल कंटेंट, इसकी बिट्टा मात्रा भी ज्यादा होती है और प्रॉफिटेबिलिटी भी। और फोर्थ, जहां तक रिजल्ट्स का सवाल रहा है, मेरे ख्याल से आई थिंक जो आरपूस है, आई थिंक ये तो ग्रो होने ही है। अब भारती की स्टेटमेंट पड़ी है, अगर वोडाफोन आइडिया को सस्टेन होना है तो उनको आरपूस सिग्निफिकेंटली बढ़ाने पड़ेंगे। तो अगर आरपूस इंक्रीज होते हैं तो EBITDA और भी बढ़ेगी जियो और जियो प्लेटफॉर्म्स की। और जो री रेटिंग आएगी EBITDA मल्टीपल्स पे, जो पेटकेम कारोबार से आ सकती है, क्योंकि वो कारोबार $15 प्रति बैरल प्रॉफिट पोस्ट करता है कंपेयर टू 6 to 7 ऑन रिफाइनिंग। और ये डायनामिक्स चेंज करेगा और री रेटिंग लाएगा एंड अ ह्यूज इन्वेस्टर कमिंग इन रिटेल। तो मेरे ख्याल से आई थिंक सिप की रणनीति करें, हम पॉजिटिव रहेंगे स्टॉक पे। और एक बात जोड़ना चाहता हूँ, अगर प्रकाश गाबा जी रहते थे यहाँ तो आपसे डिस्क्लेमर मांगते थे वीरू जी, आपने वो पहले ही दे दिया। आपकी राय क्या है 457 पे कैसे अप्रोच करेंगे बीपीसीएल को आप? नहीं, बिल्कुल आई थिंक अगर इसकी पुष्टि होती है और जैसे आई थिंक टेंडरिंग प्रोसेस अगर स्टार्ट होता है और अच्छे बिडर्स और अच्छे प्रभावी इन्वेस्टर्स आते हैं, तो ये लीडिंग ऑयल एंड गैस कंपनी है वीरू जी। आई थिंक इसमें कोई दो राय नहीं है। हाइड्रोकार्बन वैल्यू चेन में इसकी प्रेजेंस अक्रॉस है। तो पाइपलाइन की आप बात करें, रिफाइनिंग की बात करें, रिफाइनिंग की इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, स्पेसिफिकली इनकी वीना रिफाइनिंग की, क्योंकि इसकी रिफाइनिंग के जो GRMs निकलते हैं, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। जो इसकी ग्लोबल फुटप्रिंट है, फॉर एग्जांपल डिस्कवरीज इन मोजाम्बिक, ब्राजील, आई थिंक ये E&P स्पेस में एक अच्छा खासा फुट होल्ड देती है कोई भी प्रोस्पेक्टर, सूटर या बायर को। तक GRMs का सवाल रहा है और ये रिलायंस की हम इसीलिए यही बात कर रहे थे कि GRM शायद एक नेगेटिव टेरेन या एक बहुत मार्जिनल पॉजिटिव टेरेन में रह सकते हैं। इसलिए आई थिंक जो इनकी GRM रिपोर्टेड रहेगी, ये थोड़ी लोअर साइड पे रहेगी, एटलीस्ट फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। हावेवर आई थिंक इनकी कैपेसिटीज देख के, रिफाइनिंग यूटिलाइजेशन रेट्स देख के और पूरा का पूरा प्रोसेस देख के, इंक्लूडिंग पाइपलाइन इन्वेस्टमेंट्स मेड इन अदर कंपनीज, आई थिंक एक बहुत अच्छी बेट हो सकती है फॉर अ प्रोस्पेक्टिव बिडर जिसका लॉन्ग टर्म नजरिया है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक एक पॉसिबल कैंडिडेट है डाइवेस्टमेंट का, अट्रैक्टिव प्राइसेस पे जा सकता है। और अगर ये अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे निकलता है EBITDA बेसिस पे, क्योंकि GRM स्लोली एंड स्टेडीली इंप्रूव होंगी, तो एक ग्लोबल एसेट प्लेयर को इसको अक्वायर करने में एट अ गुड प्राइस एंड अ गुड प्रीमियम कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। तो आई थिंक दिस इज वन स्टॉक विद इन दी ऑयल एंड गैस स्पेस जो एक पॉजिटिव मोमेंटम दे सकता है अगर वैल्यूएशन सही बैठे तो। मेरे हिसाब से आई थिंक वैल्यूएशंस कैन फिट वेरी वेरी नाइसली एट दीज लेवल्स विद द एक्सपेक्टेशन कि अगले 2-3 सालों में अच्छी खासी रिकवरी हो सकती है रिफाइनिंग में और पूरे के पूरे इनके कारोबार में, इंक्लूडिंग पाइपलाइन एंड इन्वेस्टमेंट्स। प्रेफर्ड पिक क्या रहेंगे इस स्पेस में? तो वीरू जी, मेरे ख्याल से आई थिंक जैसे आशीष बता रहे थे, गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज जो है इसको फोकस पे रखना चाहिए।
दो चीजें आई थिंक जो गोल्ड के भाव बढ़े हैं, थोड़े आई थिंक इन्वेस्टर्स डिटर होते हैं इन टर्म्स ऑफ बाइंग, क्योंकि वो भी करेक्शन के लिए राह देखते रहते हैं कि प्राइसेस कब नीचे आएंगी बिफोर दे मेक देयर परचेसेस। हालांकि आई थिंक जो फाइनेंसिंग कंपनीज है, मन्नपुरम की बात करें या मुथूट की बात करें, स्पेसिफिकली मन्नपुरम अगर हम बात कर रहे हैं दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो जो गोल्ड फाइनेंसिंग लोन्स है और इनके जो लोन टू वैल्यू लेते हैं, जो पहले से लोन दिए गए हैं, क्योंकि गोल्ड का भाव बढ़ा है, एक वैल्यू और कंफर्ट सेफ्टी ऑलरेडी इनके एडवांसेस पे आ गई है। नाउ दे कैन गिव टॉप अप लोन्स, क्योंकि एलटीवी वैल्यूएशंस थोड़े सस्ते हो गए या गैप भर गया है। इसलिए आई थिंक नए लोन्स फॉर द एग्जिस्टिंग कस्टमर देना आसान हो जाता है, और डिसबर्समेंट्स इन टर्म्स ऑफ फ्रेश लोन्स ऑल्सो इज अ पॉसिबिलिटी। दूसरा, बैलेंस शीट डायनामिक्स के हिसाब से इनके अगर हम कैपिटल एडविकेसी देखें तो बेहद स्ट्रांग है, और एसेट लायबिलिटी मिसमैच जो काफी एनबीएफसीज के साथ होता है, इनके एक पॉजिटिव एएलएम है, जिसका मतलब कैश फ्लोज काफी स्ट्रांग रह सकते हैं। तीसरा, आई थिंक इनके जो डिवर्सिफाइड बिजनेसेस होते हैं, स्पेसिफिकली माइक्रो फाइनेंस की हम बात करें एंड अदर ऑटो एंड व्हीकल फाइनेंसिंग, लॉकडाउन के महीनों में ये कलेक्शन कर नहीं पा रहे थे, लेकिन काफी मैनेजमेंट ने ये कह दिया है स्पष्टता से, एज लॉकडाउन हैज गॉट ईज रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में, कलेक्शंस और डिसबर्समेंट्स प्री कोविड लेवल्स के आजू बाजू आने की क्षमता रखते हैं अगले एक तिमाही में। तो आई थिंक बहुत जोर से मैं कहूंगा, एंड वी हैव डिस्कस दिस 2 हफ्ते पहले वीरू जी क्लोजिंग बेल पे, कि गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज पे ध्यान रखिए। अभी भी मैं कहता हूं आई थिंक गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज कैन डू रियली वेल। आपकी फेवरेट बाइक कौन सी है? क्या अच्छी रैली इसमें देखने को मिल रही है आइशर में? जबरदस्त थीम गुरुजी, और मेरे ख्याल से आई थिंक लॉकडाउन के बाद उन्होंने काफी कुछ वादे किए हैं, तो बाइक का एक वादा है और भी कई वादे हैं जो उनको निभाने हैं। तो बिल्कुल मेरे ख्याल से आई थिंक जो इनकी 250 सीसी 500 सीसी जो हम प्रीमियम बाइक्स कहते हैं, जो इसकी प्राइसिंग है, थोड़ी स्टेबिलिटी जरूर आई है। FY20 वाज अ वॉश आउट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम डीग्रोथ, थोड़ी कंपटीशन इंटेंसिटी भी बढ़ गई थी, थोड़े कॉम्पिटिटर्स ने बाइक्स लाए थे, बजाज हो, M&M ग्रुप हो, बट कहीं ना कहीं आई थिंक थोड़ी स्टेबिलिटी वापस आई है इन टर्म्स ऑफ बोथ प्लांट्स कमिंग बैक टू कैपेसिटी, और जो एक्सपेक्टेशंस है दोनों बाइक्स इनके जो है हिमालयन और दूसरी वाली, आई थिंक इट शुड डू वेल स्पेसिफिकली इन द 650 सीसी कैटेगरी। प्राइसिंग अगेन हैज रिमेन्ड एक्सट्रीमली स्टेबल, तो मेरे ख्याल से आई थिंक जिसके पास है बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए। बट ये स्पेस है जी, मुझे लगता है आई थिंक हीरो मोटोकॉर्प पे नजर होनी चाहिए, अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से, रूरल इनकम्स के हिसाब से, और पूरी रूरल थीम के हिसाब से, कि मेरे हिसाब से आई थिंक हीरो मोटोकॉर्प कैन स्टैंड आउट अगले 6 से 12 महीने। स्टॉक पर इस भाव पर बिल्कुल थीम गुरुजी आई थिंक लेना ही चाहिए, क्योंकि आई थिंक अगर हम नेचुरल गैस की बात करें, जो रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात करते हैं, आई थिंक दीज आर द प्लेयर्स हु आर गोइंग टू बेनिफिट द मोस्ट अगले 1, 2, 3, 4, 5 वर्षों में, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, आई थिंक जो एक बीच में नोटिफिकेशन आया था कंपटीशन को लेके, मेरे ख्याल से आई थिंक जो एग्जिस्टिंग इनके पास जोग्राफिकल एरियाज है, और जो हम स्कैन करते हैं नए जोग्राफिक एरियाज जो एड डाउन सब्सटेंशियली, इसलिए जो यूसेज इसका बढ़ेगा, आई थिंक इज गोइंग टू बी इवन मोर गोइंग फॉरवर्ड। लॉकडाउन में आई थिंक गैस स्टेशन काफी स्टार्ट हो गए हैं, जो रेट्रो फिटिंग होती है सीएनजी मशीन या इंजिन को लेके, आई थिंक दैट विल आल्सो कैच अप स्टीम गोइंग फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ डायनामिक्स। तो कोई भी दोहराए से आप देखें, कोई भी पैरामीटर या पैमानों से देखें, मुझे लगता है आई थिंक इट फिट्स द बिल कंप्लीटली एंड परफेक्टली। तो नियर टर्म कंसर्न्स को अगर हम ब्रश ऑफ करते हैं, जो अर्निंग्स डिग्रोथ आ सकती है पहले तिमाही में, मुझे लगता है सेकंड हाफ से और अगले कुछ वर्षों तक अर्निंग्स ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग और तगड़ी रह सकती है। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहूंगा थीम गुरुजी ये स्टॉक के ऊपर। तो बहुत मजबूत है, बताइए। नहीं हेमंत जी, मेरे ख्याल से आई थिंक ये रुकने वाला ही नहीं है, तो आई थिंक सिर्फ चालू कर दीजिए आप नतीजों के पहले। मुझे लगता है आई थिंक 2150 के लक्ष्य बिल्कुल हासिल हो सकते हैं, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज जो ये पेस से मूव हो रहा है, शायद कल या मंडे को ही देखा जाए। आप सही कह रहे हैं। फॉर द सेक्टर इटसेल्फ आई थिंक जो नीरज जी सेल्स वॉल्यूम्स बता रहे थे, आउटस्टैंडिंग है। खरीफ सीजन थीम गुरुजी अभी स्टार्ट हुआ है, जुलाई अगस्त सितंबर में पीक ऑफ होता है। इसका मतलब आई थिंक जैसे एकरेज बढ़ती है, और नीरज जी ने एब्सोल्युटली राइटफुली कहा है 43 मिलियन हेक्टर्स, दिस इज द लैंड अंडर कवरेज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जिसका मतलब फर्टिलाइजर्स का उत्पादन और फर्टिलाइज का यूसेज दोनों उसी मात्रा में बढ़ेगा ऑन ईयर बेसिस, जो नंबर्स बता रहे हैं। तीसरा, इनपुट कॉस्ट के हिसाब से, जैसे नीरज जी वापस बता रहे थे, आई थिंक जो गैस बेस्ड प्लांट्स हैं और जो अदरवाइज भी प्लांट्स हैं, आई थिंक द इनपुट कॉस्ट हैज गॉन डाउन क्वाइट सब्सटेंशियली, और फार्म गेट प्राइसेस हैव इंक्रीज सब्सटेंशियली। इसलिए आउटपुट प्राइसेस ज्यादा, इनपुट प्राइसेस कम, मार्जिन्स और बॉटम लाइन को जबरदस्त फायदा होने वाला है। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहूंगा ये स्टॉक्स पे। कोरोमंडल हमारे होल्डिंग में, विच इज वन ऑफ द बेस्ट वंस। NFL, फैक्ट, RCF, आई थिंक ये सारे स्टॉक बहुत अच्छे करने चाहिए विद द इंटेंशन ऑफ द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स, मॉनसून और अर्निंग्स के हिसाब से।